हेलो स्टूडेंट्स, हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं प्रीति कोचर हूँ, रामपुरिया लॉ कॉलेज की फैकल्टी। आज कोविड-19 के दौरान हमारी पहली फाइनल ईयर की क्लास शुरू होएगी। लीगल लैंग्वेज एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स मेरा सब्जेक्ट है। और इस सब्जेक्ट के इंट्रोडक्शन में मैं आपको इतना कहूँगी कि लीगल लैंग्वेज आपको बाकी लोगों से अलग करता है, क्योंकि लीगल टर्म्स वही होती हैं, लेकिन बीइंग अ लॉ स्टूडेंट अगर आपको किसी टर्मिनोलॉजी का पता है तो इट एनहांसेस योर डिग्री एंड इट शोज़ दैट यू आर अ लॉ स्टूडेंट। तो लीगल लैंग्वेज होना एक लॉ स्टूडेंट को बहुत ज़रूरी है, लीगल लैंग्वेज की नॉलेज होना। और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स जहाँ तक उसका सवाल है तो वो एक इतना बेसिक फंडामेंटल सब्जेक्ट है, और एक तरह से ये फोकस सब्जेक्ट है कि ये सेंट्रलाइज्ड है। इस सब्जेक्ट को अगर आप समझ लेते हो तो आप जितने भी एक्ट हैं उनको समझ सकते हो। ये सब्जेक्ट हेल्प करता है आपको, और सारे जो भी आपने पिछले पुराने या जो भी आपको एक्ट्स की नॉलेज है उनको पढ़ने में, उनको समझने में, और उनको किस तरह से इंटरप्रेट किया जाता है, उनको किस तरह से समझाया जाता है, ये आपको जानने में बहुत हेल्प करता है। ये इंटरप्रिटेशन ऑफ लैंग्वेज जो सब्जेक्ट है ये आपका के मीनिंग ऑफ इंटरप्रिटेशन, या इसको कहते हैं एक्चुअली ये जो आपका सब्जेक्ट है दो पार्ट्स में स्प्लिट है, लीगल लैंग्वेज में भी और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में भी। तो ये जो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स है ये सब्जेक्ट आपका आपके ना केवल अभी नॉलेज के लिए अच्छा है, बल्कि इवन आप आगे जब अपने करियर को कहीं भी ऑप्ट करेंगे तो उस करियर के लिए आपको समझने में और लोगों से कम्युनिकेट करने में, अपनी लीगल स्किल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट की अगर आपको बेसिक नॉलेज हो जाती है, ये सब्जेक्ट जो है इसके अंतर्गत ये सब आएंगे, तो ये अगर आपको बेसिकली समझ आ जाता है तो आप किसी भी एक्ट को, किसी भी सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से समझ सकते हो, क्योंकि ये आपकी दिमाग की, आप ये समझ लीजिए कि ये आपका दिमाग है और ये इसकी सारी खिड़कियाँ खोल देता है, क्योंकि इस सब्जेक्ट से हम बहुत सारे सब्जेक्ट्स को लिंक कर सकते हैं। ये एक सेंट्रलाइज सब्जेक्ट है जो कि आपकी नॉलेज को डिसेंट्रलाइज करता है, और चारों तरफ आप अपने नॉलेज को कनेक्ट करके और लॉ को इंटरप्रेट कर सकते हो। और तो इस सब्जेक्ट में आपके आएगा मीनिंग। सबसे पहले तो आपका आएगा मीनिंग क्या है इंटरप्रिटेशन का, फिर कुछ इसके बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि इंटरप्रिटेशन करने के लिए ज़रूरी होते हैं। मतलब हम कोई भी चीज़ रैंडमली नहीं शुरू कर सकते हैं, उसको शुरू करने की कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, रूल्स होती हैं, रेगुलेशंस होती हैं। तो वो इस सब्जेक्ट का एसेंस है। तो इसके इंटेंशंस क्या होते हैं। स्टैट्यूट शुड बी रेड एज अ होल। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ लिखी गई है, मैं आपको सिर्फ अभी इस वक्त जस्ट बता रही हूँ। आपका जो सब्जेक्ट है उससे आपको एक इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन आपका करवा रही हूँ, ताकि आपको समझ आ सके कि आपको इस सब्जेक्ट में पढ़ना क्या है। तो स्टैट्यूट शुड बी रेड एज अ होल, प्लेन मीनिंग रूल, हारमोनियस कंस्ट्रक्शन, गोल्डन एंड मिस्चिफ रूल, ये कुछ ऐसे रूल्स हैं, ये कुछ ऐसे इंटेंशन हैं जो कि हमें इंटरप्रिटेशन करने के लिए हेल्प करेंगे। पिथ एंड सब्सटेंस रूल, फिर एड्स होती हैं। अब एड्स में यानी कि वो साधन, वो तरीके या वो रिसोर्सेज जिसके द्वारा कि हम इंटरप्रिटेशन करते हैं। अब ये एड्स जो है एक्सटर्नल भी होती हैं और इंटरनल भी होती हैं। एक्सटर्नल एड्स में क्या आएगा, पार्लियामेंट्री लेजिस्लेटिव डिबेट्स, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, रीजंस, डिक्शनरी, स्टेटस इन पेरीमेट्रिया, कंटेम्प्रेनिया, एक्सपोजिशियो। इंटरनल एड्स क्या हुई, टाइटल, प्रीएम्बल, हेडिंग, मार्जिनल नोट्स, प्रोविजो, पंक्चुएशन, प्रिंसिपल्स एक्सेट्रा। तो ये एक बहुत हालांकि बहुत छोटा इसका सिलेबस है, लेकिन ये जितना छोटा दिख रहा है ये उतना ही
एलैबोरेटेड सिलेबस है। ये सिर्फ हेडिंग्स हैं, और इसको अगर आप पढ़ोगे तब आप समझोगे कि ये सब्जेक्ट कितना डिटेल्ड और कितना इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स है, क्योंकि इस सब्जेक्ट से आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स को कनेक्ट कर पाते हो, बहुत सारे एक्ट्स को कनेक्ट कर पाते हो, उन्हें पढ़ पाते हो, वो क्या कहना चाह रहे हैं वो समझ पाते हो, और फिर फाइनली उन पढ़ी हुई समझी हुई चीज़ों से आप एक कंक्लूजन निकाल पाते हो कि ये सब्जेक्ट क्या कहना चाह रहा है। तो ये इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स आपका दूसरा पार्ट है। अब हम बात करें तो अपने लीगल लैंग्वेज पार्ट की। तो लीगल लैंग्वेज, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि इसके पार्ट ए और पार्ट बी होंगे। जो ये पेपर है ये पूरा 100 मिनिमम मार्क्स का होगा, और इसमें जो है आपके 10 क्वेश्चन, इसमें आपके ये एक्चुअली पुराना में जो है ऊपर से इसके रूल्स, सिलेबस की जो बेसिक रूल्स हैं वो अलग हैं। अब पैटर्न चेंज हो चुका है आपका। तो अब आपको जो है इस सब्जेक्ट में आपके दोनों पार्ट्स में से क्वेश्चंस आएंगे, दोनों में से इक्वल क्वेश्चंस आएंगे। फर्स्ट पार्ट जो होगा, फर्स्ट पार्ट में आपको जो है 10 क्वेश्चंस आएंगे, जो कि इस लैंग्वेज पार्ट में से भी आएंगे और इसमें आपके इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में से भी आएंगे। फिर आपके नेक्स्ट पार्ट में जो है दोनों में से ही 7-7 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। फिर आपके इसी तरह से आगे 10-10 नंबर के, और ये स्प्लिट मतलब पहले होता था कि आपको इसमें से और इसमें से चॉइस आ जाती थी, तो आप जिसका जो सब्जेक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो उस पर ज़्यादा कंसंट्रेट कर सकता था। लेकिन अब पैटर्न बदल चुका है। अब के पैटर्न में ये चॉइस जो है ये नहीं रही है। तो अब हमें दोनों ही सब्जेक्ट्स को इक्वल वेटेज से पढ़ना पड़ेगा। तो अब जहाँ लैंग्वेज, लीगल लैंग्वेज, जिसको कि वोकैबलरी भी कहा है, इस पे अगर कंसंट्रेट करते हैं हम, तो ये आपकी वोकैबलरी जो है ये आपकी इंक्लूड करती है लीगल फ्रेजेस एंड टर्म्स। लिस्ट ऑफ लीगल टर्म्स आर गिवन बिलो। इसमें कुछ आपको ये जो लीगल टर्म्स आ रहा है इसकी आपको एक लिस्ट इसमें दी गई है जो कि आप अगर जब सिलेबस देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि लीगल टर्म्स क्या हैं। तो मैंने उसमें से आज कुछ पार्ट जो है नीचे लिए हैं आपको रोज़ समझाने के लिए। हम शुरू के कुछ 10 मिनट करीबन हम लैंग्वेज करेंगे और बाकी टाइम हम इंटरप्रिटेशन करेंगे। फिर इसी तरह से आता है इसमें पेयर ऑफ वर्ड्स। तो पेयर ऑफ वर्ड्स जो हैं ये है कि वो ऐसे वर्ड्स जो कि साउंड सिमिलर करते हैं लेकिन मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट होता है, ऐसे वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। फिर है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है कि एक लंबी सी बात को एक वर्ड में कह कर के आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है आपके। फिर है लैटिन मैक्सिम्स। क्योंकि आप लॉ स्टूडेंट हो, आप लॉ का सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो आपको कुछ ऐसी लैटिन मैक्सिम्स आनी चाहिए जो कि आपको आगे जा कर के को किसी भी बात में अगर आप उन मैगज़िन्स को यूज़ करते हो तो वो आपको अपने आप में एक अलग से आइडेंटिफिकेशन देता है। आप अलग से आइडेंटिफाई होते हो कि हाँ ये स्टूडेंट लॉ से जुड़ा हुआ है या ये लॉ का स्टूडेंट है। तो ये कुछ लैटिन मैगज़िन्स होंगी। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, पेयर ऑफ वर्ड्स, लीगल फ्रेजेस एंड टर्म्स। इनमें इस तरह से भी आता है कि आप इनके मीनिंग लिखो और इनको सेंटेंसेस में यूज़ करो। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कई बार वन वर्ड दे देते हैं और उसका मीनिंग बताओ कि इसका पूरा वो क्या है, मीनिंग क्या है। और कई बार जो है वो मीनिंग दे देते हैं और आपको वो वर्ड, वन वर्ड बताना है जो कि इसमें इसके लिए यूज़ होता है। लैटिन मैक्सिम्स आप कॉन्स्टेंटली फर्स्ट ईयर से लेकर के अनवरत जब तक आप पढ़ रहे हो आपको बहुत सी लैटिन मैक्सिम्स ऐसी आती जाएंगी जो कि आपके काम में आएंगी और उनकी एक अपनी यूटिलिटी होती है। फिर आता है कॉम्पोजिशन स्किल्स।
अब इसमें आपके लिए, क्योंकि आप एक लॉ स्टूडेंट बनने अब आप सोचेंगे कि कॉम्पोजिशन स्किल्स और इन सब की कहाँ ज़रूरत है। इनकी ज़रूरत है लीगल आस्पेक्ट से अगर आप देखो तो, क्योंकि लीगल आस्पेक्ट में आप एक जब अच्छे वकील बनोगे तो आपको अच्छा वक्ता होना ज़रूरी है। अच्छा आपकी लेखनी अच्छी होनी चाहिए, ड्राफ्टिंग अच्छी होनी चाहिए, प्लीडिंग अच्छी होनी चाहिए, आप केस को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो वो आपको आना चाहिए। आप केस को स्ट्रॉन्ग कैसे बना रहे हो, इफ़ेक्टिव कैसे बना रहे हो, केस को स्ट्रॉन्ग बनाना, केस को इफ़ेक्टिव बनाना, ये सारा कुछ आपके टैलेंट पर है। केस को किस किस तरह से आप प्रेजेंट कर रहे हो वो भी आपकी इंटेलिजेंस पर है, आपकी क्रिएटिविटी पर है। एक अच्छा वकील वो नहीं है कि जो रटी रटाई चीज़ें बोलता है। एक अच्छा वकील वो है जो मैनिपुलेटिंग द ट्रूथ, यानी ट्रूथ को किस तरह से मैनिपुलेट करना है और किस तरह से उसको सुंदर, प्रेजेंटेबल, अट्रैक्टिव बना करके अपनी बात को स्ट्रॉन्गली प्रेजेंट करना है। तो जो वकील ये सारे गुण जानता है उसी की डिमांड होती है और उसी की अपनी प्रैक्टिस इस्टेब्लिश्ड होती है। तो इसी के लिए, इसी वजह से ये लैंग्वेज पेपर इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें कि कॉम्पोजिशन स्किल्स में क्या है, ब्रीफ राइटिंग एंड ड्राफ्टिंग ऑफ नोटिसेस, लेटर्स एंड एप्लीकेशंस। अब आपको नोटिस भी ड्राफ्ट करने पड़ते हैं एक वकील को लेटर और एप्लीकेशंस भी लिखनी आनी चाहिए। तो ये सब कब आएंगी, जब आप इसको बेसिक लेवल पे, अपनी ग्रेजुएशन लेवल पे आप इन चीज़ों को समझोगे कि आपको जो है कभी सैनिटेशन से लेकर के अगर आपको कभी कोई एप्लीकेशन लिखनी है तो उसको कैसे लिखेंगे, कभी आपके पास में एग्ज़ाम्स का टाइम है या आपको आसपास जो है किसी तरह की गंदगी हो रही है या किसी तरह का बहुत शोर शराबा हो रहा है, लाउड स्पीकर चालू है, म्यूज़िक चल रहा है और आपको पढ़ना है, तो आप उसके तहत कोई एप्लीकेशन लिखनी है, वो कहाँ लिखोगे। तो ये सारी चीज़ें आपको इस लैंग्वेज के पेपर के थ्रू समझ आएंगी। फिर है एसे राइटिंग ऑन द टॉपिक्स ऑफ लीगल इंटरेस्ट। ये आपकी लीगल स्किल्स को और एनहेंस करता है, क्योंकि अगर आपको जो करंट टॉपिक्स है इसमें वो टॉपिक्स नहीं आते हैं जो कि आपके जो कि पर्सनल इंटरेस्ट के हो, इसमें वो टॉपिक्स आते हैं जो सोशल इंटरेस्ट के हों, जनरल वेलफेयर के हों। जैसे इसमें आपका अभी कोविड से रिलेटेड टॉपिक आ सकता है, आपके जो भी करंट इश्यूज़ चलते हैं उनसे रिलेटेड टॉपिक्स आ सकते हैं, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक आ सकता है, कश्मीर इशू है उस पे रिलेटेड आ सकता है, आपका इस सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई टॉपिक आ सकता है, राफेल से है। मतलब अभी जो कंट्री में हमारे बिल्कुल करंट इश्यूज़ चलते हैं उनसे रिलेटेड लीगल इंटरेस्ट को देखते हुए ये टॉपिक्स आते हैं। और इन टॉपिक्स में ज़रूरी होता है, जैसे सिंपल सी चीज़ है, आपकी आ रही है हेल्प, टॉपिक आता है कि हेल्प टू पुअर, तो अब हेल्प टू पुअर में आप एक जनरल चीज़ें, आप जनरल मैटर ज़रूर लिखोगे, लेकिन क्योंकि जनरल मैटर से ही आपका टॉपिक का कंटेंट बनता है, लेकिन इस कंटेंट की वैल्यू और क्वालिटी कब आएगी, जब आप उसमें इसकी क्वालिटी आएगी, जब आप उसमें डालोगे लीगल आस्पेक्ट्स रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आपके लीगल क्या आस्पेक्ट्स हैं, आपको कहाँ कहाँ क्या क्या प्रोविजंस दिए गए हैं, उन प्रोविजंस को कैसे किस तरह से उस टॉपिक के तहत ला करके और आम जनता के वेलफेयर के लिए यूज़ किया जा रहा है, ये सारा आपको आना चाहिए। क्योंकि यही वजह होती है कि ऐसे लिखने के लिए आपको इस सब्जेक्ट में एक पार्ट है इसका, क्योंकि इसी से आपका पता पड़ेगा कि आपको उस सब्जेक्ट पे कितना कमांड है, क्या या जो टॉपिक दिया है आपको करंट नॉलेज कितनी है, आपकी करंट अफेयर्स कैसे हैं, आपकी जनरल नॉलेज कैसी है, उसको देखते हुए ये एसे राइटिंग भी है इसमें। फिर है ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश।
क्योंकि हम एक वकील बनने वाले हैं तो हमें इस लैंग्वेज पे कमांड होना चाहिए। उस कमांड को देखने के लिए यहाँ पर दोनों तरह के ट्रांसलेशंस आते हैं, इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश। क्योंकि हम राजस्थान में हैं तो यहाँ हम हमारी अपनी जियोग्राफिकल कंडीशंस को देखते हुए ये सिलेबस है। अदरवाइज़ जो जिस लैंग्वेज में है, जिस स्टेट में है, उसका उस हिसाब से वहाँ का सिलेबस होता है। यहाँ के सिलेबस में है कि इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश आपको आनी चाहिए। हालांकि लोकल लैंग्वेज हमारे यहाँ पर मारवाड़ी भी होती है, लेकिन मारवाड़ी आप बोल सकते हो, प्लीडिंग कर सकते हो, लेकिन आपकी जो ड्राफ्टिंग होएगी वो हमेशा हिंदी टू इंग्लिश होएगी या इंग्लिश टू हिंदी होएगी, डिपेंडिंग कि आप प्रैक्टिस कहाँ पर कर रहे हो। तो ये हो गए आपके ट्रांसलेशंस। और लीगल टर्म्स और लीगल मैगज़िम्स, ये आपकी सिलेबस में पूरी एक लिस्ट है, मैं उसमें से देख करके आपको टर्म्स कराती जाऊँगी। तो आज आई होप आपको समझ आया होगा कि हमारा नया पैटर्न ऑफ स्टडी, नए पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम किस तरह से होगा। और इस सब्जेक्ट को आपको पहले जो आपका था उसके अकॉर्डिंग था कि आप कैसे भी इस सब्जेक्ट को किसी भी पार्ट को, मतलब ये एक्चुअली सब्जेक्ट है आपका लीगल लैंग्वेज एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। तो पहले था कि आप इस पे या इंटरप्रिटेशन पे, दोनों में से किसी पर भी एम्फेसिस कर सकते थे, लेकिन अब जो पैटर्न है उसमें है कि आपको दोनों को इक्वल वेटेज से पढ़ना ही पड़ेगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने लीगल लैंग्वेज से। लीगल लैंग्वेज में आज हम सबसे पहले शुरू करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहले आता है एब्डिक्शन। एब्डिक्शन, अ वॉलंटरी रिनाउंसमेंट ऑफ द थ्रोन बाय अ किंग। इसका मतलब है कि अपने पद को छोड़ देना, रेलिंक्विश कर देना, अपने राइट्स, अपनी जो आपके हक अधिकार हैं उनको छोड़ देना। तो स्वेच्छा से अपने द्वारा अपने पद को छोड़ना या अपने राइट्स को छोड़ना क्या कहलाता है? एब्डिक्शन। एब्डिक्ट कर दिया मैंने। फिर आता है एब्सकॉन्ड्स, अ पर्सन हु सीक्रेटली रन्स अवे फ्रॉम द लॉ, या इसको सिंपल हिंदी की भाषा में कहें तो एब्सकॉन्ड मतलब फरार होना, भाग जाना, कानून से भागना, उसको एब्सकॉन्ड कहा जाता है। फिर आता है एक्सीलरेट। एक्सीलरेट मतलब स्पीड बढ़ाना, मतलब स्पीड बढ़ाओ अपनी, उसको एक्सीलरेट करो। आपने गाड़ियों में होता है एक्सीलरेटर, वो क्या काम करता है? स्पीड बढ़ाने का। फिर आता है एडोलेसेंस, तो स्टेज बिटवीन चाइल्डहुड एंड यूथ। तो जो बचपन से लेकर के आपके 19 तक की जो एज होती है, 19 ईयर्स तक की उसको कहा जाता है एडोलेसेंट एज, यानी जवानी और बचपन के बीच का जो टाइम है वो पूरा एडोलेसेंट एज कहलाता है। फिर आता है एजेंडा। एजेंडा मतलब लिस्ट ऑफ आइटम्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन एट अ मीटिंग। तो हम अगर कोई मीटिंग अटेंड करने जा रहे हैं तो हम उसमें पॉइंट्स बना के जाते हैं, ये पॉइंट, जैसे एनवायरनमेंट से रिलेटेड है तो इसका ये कहाँ पर इसका पॉल्यूशन है, ये इसका क्या कारण है, इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, इसमें क्या प्रिकॉशंस ली जा सकती हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस होएगी। तो ये सारे हम एक एजेंडा बना के जाते हैं। इसको क्या कहते हैं? पॉइंट्स यानी जो कि हम लिस्ट बना के जा रहे हैं किसी भी बिजनेस मीटिंग के लिए, वो एजेंडा हुई। फिर हुआ एलियनेट, टू टर्न फ्रेंड्स इनटू फोर्स्ड या टू इस्ट्रेंज, या इसको दूसरी तरह से कह सकते हैं कि अलग करना, या हमें उस चीज़ से अपने आप को अलग कर लिया या एलियनेट कर लिया, या उसको हमने हटा दिया। हटाना, अलग करना, ये एलियनेट हुआ। फिर हुआ एलियन, वन हु रिसाइड्स इन अ कंट्री विदाउट एक्वायरिंग सिटीजनशिप, जो हमारी कंट्री में, हमारी जगह हमारी बिना परमिशन के, बिना नॉलेज के, बिना किसी दस्तावेज के, बिना किसी प्रमाणिक दस्तावेज के हमारे साथ रह रहा है, वो कौन हुआ? एलियन हुआ, जिसका हमें कुछ अता पता नहीं पता है। फिर हुआ एलिमनी। एलिमनी मतलब अलाउंस, जो कि जुडिशियल सेपरेशन हो जाता है जब हस्बैंड और वाइफ का जुडिशियल सेपरेशन हो जाता है, तब जो पैसा
स्पाउस दूसरे स्पाउस को देता है उसको कहा जाता है एलिमनी। तभी कहा जाता है कि डिवोर्स हो गया है या जुडिशियल सेपरेशन हो गया है तो एलिमनी मांगी कि नहीं मांगी, मतलब कि आपने वो पैसा मांगा आपके जो भरण भत्ते के लिए चाहिए होता है, जो आपकी मेंटेनेंस के लिए चाहिए होता है, उसको एलिमनी कहते हैं। फिर आता है एम्बिगुअस। एम्बिगुअस मतलब विच कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड क्लियरली, जिसे हम क्लियर नहीं समझ सकते। वो बात कही तो गई है लेकिन उसको क्लियरली नहीं समझ पा रहे हैं कि ये क्या कहा गया है, उसको कहा जाता है एम्बिगुअस। यानी कहीं कुछ उसमें स्पष्ट नहीं समझ आ पा रहा है। जैसे है कि आप इधर से यहाँ जाना और फिर उधर जा कर के आपको वो दुकान मिल जाएगी, दुकान से आप जब मुड़ोगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि मेरा घर किधर है, सामने ही एक घर आएगा। तो अब दुकान तो उधर तो 10 दुकानें हैं, अब उस दुकान के एक इस लेफ़्ट साइड की दुकान पे भी टर्न है, राइट साइड की दुकान पर भी टर्न है, तो किधर से मुड़ना है। तो ये जो स्थिति होती है कि जब हमें कुछ क्लियर नहीं होता है, इसको कहते हैं एम्बिगुअस। फिर आता है एनार्किस्ट। एनार्किस्ट मतलब होता है जो कि अराजकतावाद फैलाता है या जो अराजकतावाद को प्रमोट करता है। वन हु इंटेंड्स टू डिस्ट्रॉय द इस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट, जो सरकार को हिलाना चाहता है, सरकार को गिराना चाहता है, सरकार में असंतुष्टता फैलाना चाहता है, उसको कहा जाता है एनार्किस्ट। तो एनिमेट मतलब कोई भी लिविंग चीज़, एनी लिविंग ऑब्जेक्ट क्या है, एनिमेट है। एनिवर्सरी, ईयरली रिटर्न ऑफ द पर्टिकुलर डेट ऑफ एन इवेंट। एनिवर्सरी हम जानते हैं, बर्थ एनिवर्सरी है, मैरिज एनिवर्सरी है, डेट एनिवर्सरी है, हमारी एंगेजमेंट एनिवर्सरी है, डेथ एनिवर्सरी है। तो ये एनिवर्सरी क्या होता है, एक साल का चक्कर काट कर के वापस उसी तारीख को अगले साल में वही दिन उस कहलाता है एनिवर्सरी। एनुअल इवेंट विच हैपन्स वंस इन अ ईयर, ये आपको क्लियर ही है। अनोनिमस, अ वर्क और अ बुक हुज ऑथर इज़ नॉट नोन। कई बार कुछ ऐसी बुक्स होती हैं जिनमें बहुत अच्छी सेइंग्स होती हैं या बहुत अच्छा लिटरेचर है वो, लेकिन उसका ऑथर कौन है ये हमें नहीं पता होता है, तो ऐसी बुक्स को कहा जाता है अनोनिमस। फिर आता है एंटीडोट, अ मेडिसिन टू क्योर द इफ़ेक्ट ऑफ पॉइजन। यानी जब जहर को मारने के लिए आपको एक ऐसा एंटीडोट बनाना पड़ता है जो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और उसके इफ़ेक्ट को ख़त्म कर दे। तो जो जहर के इफ़ेक्ट को ख़त्म करता है उसको कहते हैं एंटीडोट। फिर आते हैं एंटोनिम्स। एंटोनिम्स मतलब ऐसे वर्ड्स जिनके की ऑपोजिट मीनिंग है, जैसे गुड, बैड, डे, नाइट, सॉफ्ट, हार्ड। तो ये सारे क्या हुए, एंटोनिम्स हुए। और सिनोनिम्स क्या होते हैं, जो वर्ड्स जिनके सिमिलर मीनिंग होते हैं, एक जैसे अर्थ वाले शब्दों को कहा जाता है सिनोनिम्स, और अलग अलग मीनिंग वाले शब्दों को, ऑपोजिट मीनिंग्स को कहा जाता है एंटोनिम्स। फिर आता है अपेंडिक्स, अ सप्लीमेंट एडेड एट द एंड ऑफ द बुक। आपने बुक्स के एंड में देखा होगा कि अपेंडिक्स होता है कि ये बुक कहाँ, इसमें ये टॉपिक कहाँ से लिया है या ये किस बुक से ली गई है, ये जो भी वो पूरी उसकी डिटेल जहाँ जहाँ से उस बुक में लिया गया होता है उसको कहा जाता है अपेंडिक्स। फिर आता है आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर मतलब अ पर्सन सेलेक्टेड बाय डिस्प्यूटिंग पार्टीज टू सेटल देयर डिफरेंसेस। ये जो प्रोसेस है ये आउटसाइड द कोर्ट प्रोसेस है। ये वाला प्रोसेस आउटसाइड द कोर्ट प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस में ये होता है कि जो भी आपस में इश्यूज़ हैं, जो भी आपस में डिफरेंसेस हैं, जो भी आपस में आपके कोई मतभेद हैं, उनको सेटल करने के लिए जो दोनों पक्ष होते हैं, ए पक्ष और बी पक्ष, ये अपने द्वारा एक व्यक्ति को चुनता है, ये एक व्यक्ति को चुनता है जो कि फिर उस डिस्प्यूट को रिज़ॉल्व करते हैं। और इस डिस्प्यूट को रिज़ॉल्व करने का काम जो व्यक्ति चुना जाता है वो कहलाता है आर्बिट्रेटर। तो ये आर्बिट्रेटर जो होता है डिफरेंसेस को सेटल करता है डिस्प्यूटिंग पार्टीज़ में। एरिस्टोक्रेसी अ गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, ये आपको क्लियर है ही, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है।
फिर है आर्मरी, अ प्लेस वेयर आर्म्स एंड एम्यूनिशंस आर केप्ट, वो जगह जहाँ पर आर्म्स और एम्यूनिशंस रखी जाते हैं, जहाँ पर कि हथियार और सारा जत्था रखा जाता है, उसको कहा जाता है आर्मरी। फिर है एथिस्ट, एथिस्ट वह व्यक्ति है हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता, उसे कहा जाता है एथिस्ट। लेकिन वहीं जो विश्वास करता है उसको कहा जाता है थीस्ट, जो विश्वास करता है उसको कहा जाता है थीस्ट। फिर आता है ऑक्शन सेल, ऑक्शन सेल अ पब्लिक सेल ऑफ प्रॉपर्टी कंडक्टेड बाय बिडिंग। ऑक्शन सेल मतलब जो कि प्रॉपर्टी को नीलामी पर लगा देते हैं हम और लोग अपनी अपनी बोलियां लगाते हैं, उसको ऑक्शन सेल कहते हैं। फिर है ऑडिटर, ऑडिटर वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स, तो ऑफिशियल जो आपके अकाउंट्स हैं उनको जो मेंटेन करता है कि सालाना उनको कहाँ पर किस तरह से खर्चों को दिखाना है, खर्चों को कहाँ किस हेड में डालना है, या खर्चा कहाँ पर आपने कितना किया, आपका कहाँ से पैसा किधर से आया, किधर को जा रहा है, ये सारा जो ऑडिट करता है, देखता है, एग्जामिन करता है कि आपके अकाउंट्स मेंटेन्ड हैं या नहीं हैं, या कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, उसको कहा जाता है ऑडिटर। तो ये हुए हमारे सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बाद हम चलते हैं पैरोनिम्स पे। पैरोनिम्स क्या होते हैं? पैरोनिम्स होते हैं वर्ड्स, पैरोनिम्स हैं words which are words which sound similar but are different in meaning। तो पैरोनिम्स क्या हुए? वर्ड्स विच साउंड सिमिलर बट आर डिफरेंट इन मीनिंग। अब जैसे इसमें देखिए अबेट, ये है एक, ये है दूसरा, ये तीसरा, चौथा, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये देखिए अबेट और अबेट दोनों को एक ही तरह से ये प्रोनाउंस कर रहे हैं, साउंड दोनों का एक ही आ रहा है, लेकिन इस अबेट का क्या मतलब है? टू डिस्ट्रॉय और टू थ्रो डाउन, मतलब कि किसी चीज़ को ख़त्म कर देना या किसी चीज़ को ख़राब कर देना, तोड़ देना, ये अबेट होता है। और अबेट क्या होता है? अबेट ये टू एनकरेज टू कमिट क्राइम, मतलब ही अबेटेड मी टू कमिट टू मर्डर एक्स पर्सन, ही अबेटेड मी टू कमिट टू मर्डर एक्स पर्सन। तो अबेट मतलब किसी गलत काम को करने के लिए किसी को प्रोवोक करना, तो ये अबेट हुआ। और अबेट ये ABATE क्या हुआ? डिस्ट्रॉय करना, ख़त्म कर देना। फिर आता है बर्थ और बर्थ, दोनों सेम है, लेकिन एक बर्थ क्या है? डिलीवरी, जन्म लेना, कोई चीज़ का जन्म होना, डिलीवरी ऑफ अ चाइल्ड हो या लीव्स हो या बेबी एनिमल्स हो या किसी भी तरह की बर्थ जो है ये हुआ। और ये बर्थ क्या है? ट्रेन्स में और जब हम जाते हैं तो आपका बर्थ नंबर क्या है? वो बर्थ है। तो BIRTH BERTH। फिर है बेल और बेल। अब ये बेल है बंडल, बंडल मतलब एक तरह से कलेक्टिवली किसी चीज़ को एक पैकेट बनाना। और इस तरह से जैसे कि आई हैव डिलीवर्ड 100 बेल ऑफ कॉटन, तो 100 बंडल्स ऑफ कॉटन को मैंने डिलीवर करा है। तो ये बंडल मतलब कि इकट्ठा करना किसी चीज़ को और उसको एक लॉ मतलब इस तरह से एक बंडल्स बना करके रखना। और ये बेल है सिक्योरिटी, जब किसी को PAIL सिक्योरिटी, जब किसी को हम पकड़ लेते हैं या जो कोई
किसी को अगर छुड़वाना है जेल से हमें, तो ये एक नियम है कि आप बेल दो, मतलब सिक्योरिटी दो उसके एवज में, और वो उसको हम कुछ टाइम के लिए इस तरह से छोड़ सकते हैं। तो ये बेल सिक्योरिटी हुई। साइट और साइट मतलब टू कोट मतलब कि एग्जाम्पल, जैसे साइटेशंस कहते हैं कि जब हम बुक्स पढ़ते हैं तो उसमें आता है कि फॉर साइटेशन, जैसे मैंने कहा गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये क्या है, ये एक साइटेशन है। और SITE साइट क्या होता है, वो प्लेस जहाँ पर कि कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है, या जहाँ पर कि कोई कुछ इवेंट होने वाला है, या जहाँ पर कि कुछ एक्टिविटी होने वाली है, वो प्लेस, वो बिल्डिंग, वो जगह, उसको हम साइट कहते हैं। फिर आता है डेजर्ट और डेजर्ट। तो DESERT के दो मीनिंग होते हैं। एक तो होता है लीव, मतलब छोड़ देना। ही डिजर्टेड मी राइट इन द मिडल ऑफ द जर्नी। तो डेजर्टेड मतलब उसने मुझे जर्नी के बीच में छोड़ दिया। और डेजर्ट एक और होता है सैंडी प्लेस, कि राजस्थान इज़ अ डेजर्ट प्लेस। तो ये डेजर्ट DESERT है। और एक है DESSERT जो कि है स्वीट या मीठा, जो कि खाने के बाद सर्व किया जाता है। नेक्स्ट है एलिजिबल और इलिजिबल। एलिजिबल मतलब फिट, आई एम एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन। तो ये हुई फिटनेस, हमारी फिटनेस है। या आई एम एलिजिबल टू बिकम एन एडवोकेट बिकॉज आई हैव कंप्लीटेड माई LLB डिग्री। तो ये एलिजिबल है। और ये इलिजिबल है मतलब डिफ़िकल्ट टू रीड। कुछ पढ़ने में जब आपको असुविधा हो या समझ नहीं आ रहा हो या क्लैरिटी नहीं हो, वो एलिजिबल हो गई। द डॉक्यूमेंट शी रेड टू मी वॉज क्वाइट एलिजिबल। फिर है एलिसिट और इलिसिट। एलिसिट है टू ड्रॉ आउट, मतलब कि निकालना, कोई कंक्लूजन निकालना या कोई चीज़ निकालना, या कोई इट इज़ बेसिकली टू ड्रॉ आउट, कि आपने कोई चीज़ को निकाला है। तो अब चाहे कोई आपने पूरा चैप्टर पढ़ के कोई समरी निकाली है, तो आई हैव एलिसिटेड दिस। या आपने किसी में से कुछ निकाले हैं, रुपए निकाले हैं, तो वो एलिसिट है। और इलिसिट इज़ इलीगल तो आपको पता ही है। तो ये वो वर्ड्स होते हैं जो कि साउंड सिमिलर करते हैं, अबेट, बर्थ, लेकिन मीनिंग इनके बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। इसको पैरोनिम कहा जाता है। फिर आती हैं आपकी लीगल टर्म्स। लीगल टर्म्स में आपका है डबल जियोपार्डी। डबल जियोपार्डी मतलब एक ही अपराध के लिए दोहरा दंड देना। दोहरे दंड की जो टर्म है उसको डबल जियोपार्डी कहते हैं। रिपीटेड प्रोसिक्यूशन फॉर द सेम ऑफेंस। फिर है डेलीगेशन, पर्सन विद अप्रोप्रिएट एंड सफिशेंट अथॉरिटी टू एक्ट फॉर अदर। किसी A नाम के व्यक्ति ने B नाम के व्यक्ति को वो अथॉरिटी देती है कि मैं जब उस मीटिंग में ना हूँ तो तुम उस मीटिंग को अच्छी तरह से कंडक्ट कर लेना, पूरे डिसीजंस लेने का राइट तुम्हारे पास है और रूल्स रखने का राइट तुम्हारे पास है। तो ये जो A नाम के व्यक्ति ने B नाम के व्यक्ति को जो पावर दी है वो कहलाती है डेलीगेट। फिर है कन्वेंशन। कन्वेंशन क्या होती है? जब दो स्टेट्स के बीच में ट्रीटी होती है, दो नेशंस के बीच में ट्रीटी होती है, उसको कहा जाता है कन्वेंशन। बैंकरप्ट यानी दिवालिया। कौन व्यक्ति जो दिवालिया हो जाता है, जिसके कि बैंक में कर्जा बोलता है, उसको क्या कहा जाता है, और उसके पास देने के रिसोर्सेज नहीं होते, वो नहीं दे सकता, वो इंसॉल्वेंट कहलाता है। फिर है अटेस्ट, टू अफर्म टू बी ट्रू और जेन्युइन। मतलब आप कहते हैं, जैसे कहा गया है कि डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट से जाकर के अटेस्टेड करवा करके ले आओ। मतलब आपको ये अपने आप को वेरीफाई करवाना है कि ये जो चीज़ें आप जो भी डॉक्यूमेंट्स ABCD जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप दिखा रहे हो, ये सारे ट्रू हैं, जेन्युइन हैं। इसको कहा जाता है अटेस्ट। फिर आता है फैक्ट, अ सर्कमस्टेंस और इंसिडेंट रिलेटिंग टू अ केस विच इज़ बीइंग हर्ड। फैक्ट्स मतलब कि जो जब कोई केस की सुनवाई हो रही है उस वक्त, उस परिस्थिति में जो भी वहाँ पर आपको चाहे दस्तावेज मिले, चाहे चीज़ें मिली, वो सारी उस केस से संबंधित उसके फैक्ट्स हो जाएंगे। तो अ सर्कमस्टेंस और इंसिडेंट रिलेटिंग टू अ केस, वो चाहे सर्कमस्टेंस हो चाहे इंसिडेंट हो, जो कि केस से रिलेटेड है और जिसकी सुनवाई हो रही है, उसे फैक्ट कहा जाता है।
फिर आता है गिफ्ट, ग्रेचुअस ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। तो अ ग्रेचुअस ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी होता है कि आप इसमें आपने कुछ बदले में नहीं लिया है, ये आपकी चीज़ थी और आपने इसकी ओनरशिप दूसरे व्यक्ति को जब हस्तांतरित कर दी है बिना कोई लेन देन की प्रक्रिया के, सिर्फ देना है और एक दस्तावेज जिसकी कि गिफ्ट डीड बनाई जाती है उसके तहत आपने वो प्रॉपर्टी, उसकी ओनरशिप उस व्यक्ति को दे दी है, इसे गिफ्ट कहा जाता है। इंडेमनिटी, एग्जेम्पशन फ्रॉम इनकर्ड पेनल्टी, यानी जो पेनल्टी लगाई गई है, जैसे कि टैक्स भरते हैं या आप किसी कुछ आपने ऐसा करा है जिसकी कि आपने चोरी की, जैसे टैक्स की चोरी करी जाती है तो जो पेनल्टी आप पे लगाई गई है अगर उससे एग्जम्पशन मिल जाता है तो उसको कहते हैं इंडेमनिटी। फिर है जुडिशियल रिव्यू, कंट्रोल्ड एक्सरसाइज बाय कोर्ट्स ओवर प्रोसीजर ऑफ स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ एंड अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो ये कंट्रोल्ड एक्सरसाइज है कोर्ट्स की, किस पर कंट्रोल्ड एक्सरसाइज है? प्रोसीजर पे, उस प्रोसीजर पे जो कि स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ या दूसरे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो हैं एक्सरसाइज करते हैं। तो जो भी स्टैट्यूटरी यानी जो लॉ के द्वारा बनाई गई अथॉरिटीज़ हैं या जो दूसरे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उनके प्रोसीजर को रिव्यू करने की शक्ति, उनके प्रोसीजर को पढ़ने की और उसको कंक्लूजन निकालने की शक्ति किसकी है? हायर कोर्ट्स की है, और इसको कहा जाता है जुडिशियल रिव्यू। फिर है पेडिग्री, लाइन ऑफ एंसेस्टर्स, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी जो आपकी कड़ी चली आ रही है, इसको कहा जाता है पेडिग्री ऑफ रिकॉर्ड्स। फिर है प्रिविटी ऑफ स्टेट, जो कि रिलेशनशिप और टेन्योर एग्जिस्टिंग बिटवीन पर्सन होता है। प्रिविटी ऑफ स्टेट, इसको दूसरे टर्म्स में कहा जाता है कि दो व्यक्तियों के बीच की जो टेन्योर है, रिलेशनशिप है, उसको प्रिविटी ऑफ स्टेट कहा जाता है। फिर आता है आपके लीगल मैगजिम्स। लीगल मैगजिम्स एक तरह से लीगल टर्म्स होती हैं, लेकिन ये इंग्लिश में नहीं होती हैं। जैसे कि ये है फैक्टम वैलिड। अब ये फैक्टम वैलिड क्या है? ये एक लीगल टर्म है जो कि एक आम आदमी को नहीं समझ आ सकती, लेकिन आप लॉ स्टूडेंट तो आपको समझ आनी चाहिए। इट मीन्स कि थिंग्स अकम्प्लिश्ड इज़ डीम्ड वैलिड, यानी जो इस्टेब्लिश करे हैं, तथ्य अकम्प्लिश करे हैं, वो सारे वैलिड हैं, उसको फैक्टम वैलिड कहते हैं। फिर है कल्पे पोइना पार एस्टो, यानी पेनल्टी शुड बी ऑन पार विद क्राइम। तो कल्पे पोइना पार एस्टो, पोइना पनिशमेंट, कल्पे क्राइम, पार मतलब एट पार, उसके समतुल्य होनी चाहिए। तो पेनल्टी जो भी अनाउंस की जाती है वो क्राइम के लेवल की होनी चाहिए, उसकी पार की होनी चाहिए। फिर है कॉजा सिने क्वे नॉन, द कॉज विदाउट विच द इंसिडेंट वुड नॉट हैव अकर्ड। तो द कॉज विदाउट विच द इंसिडेंट वुड नॉट हैव अकर्ड, इसमें है कि यदि वो कारण नहीं होता तो शायद वो इंसिडेंट नहीं घटता। तो यदि वो कारण नहीं होता तो वो इंसिडेंट नहीं घटता को कहा जाता है, क्योंकि कई बार कुछ ऐसे कारण ऐसे हो जाते हैं जिसकी वजह से वो घटना घट जाती है। तो इसकी लैटिन मैक्सिम जो होती है, ये सारी लैटिन टर्म्स हैं और इसकी लैटिन मैक्सिम होती है कॉजा सिने क्वे नॉन। कॉजा सिने क्वे नॉन मतलब अगर वो कारण नहीं होता तो ये क्राइम नहीं होता। एक्टस नॉन फेसेट्रियम निसी मेंस सेट्रिया, इसका है एक्ट डज नॉट इटसेल्फ कंस्टिट्यूट गिल्ट अनलेस द माइंड इज गिल्टी। अर्थात कि कोई खाली काम अपने आप में गिल्ट नहीं बना सकता है जब तक कि हमारा उसको करने के पीछे उद्देश्य भी गलत ना हो। जब हमारा उद्देश्य गलत होएगा तो हमारा वो काम भी गलत होगा। अब जैसे खाली मैंने ये सोच लिया कि मैं उसको मार दूँगा, तो मैं मार दूँगा, ये मेरी एक सोच है, लेकिन मैंने तो सिर्फ सोचा और किसी और ने वो काम कर दिया। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो काम मतलब मेरे सोचने को आप इंटरप्रेट करो कि मैंने ही मारा होगा। तो एक्ट अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है जब तक कि गिल्टी माइंड नहीं हो। तो गिल्टी माइंड होना
और साथ में वो एक्ट भी होना, दोनों ज़रूरी होते हैं, तभी आप वो क्राइम के श्रेणी में आ सकता है। तो एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मेंस सिट्रिया, ये आपकी बहुत बार आएगी ये मैगज़िम। तो बहुत कारण मतलब इसको बहुत ज़्यादा यूज़ होता है आपके इसमें आईपीसी में। फिर आता है रेक्स नॉन पोटेस्ट पेकेर। रेक्स नॉन पोटेस्ट पेकेर मतलब द किंग डज नो रॉन्ग। रेक्स नॉन पोटेस्ट पेकेर, किंग डज नो रॉन्ग। सामर्थ्यवान पर दोष लागू नहीं होता है, या किंग कभी गलत नहीं करता है, जो उसने कह दिया वो सही है, फिर वो चाहे फिर कुछ भी कह रहा हो तो वो हमेशा सही ही कहलाएगा। तो रेक्स नॉन पोटेस्ट पेकेर। फिर है उबिजस इबी रेमेडियम, ये ब्रैकेट में है लेकिन इसको बोला नहीं जाता, उबिजस इबी रेमेडियम, यही मैक्सिम होती है आपकी। वेयर देयर इज़ राइट देयर इज़ रेमेडी, जहाँ आपके अधिकार हैं तो वहाँ आपके पास उपचार भी है। मतलब आप अधिकारों को अवेल कर रहे हो, अधिकारों को अवेल करते हो तो गलतियाँ हो जाती हैं, कुछ गलत होता है तो उन गलतियों के लिए उपचार भी आपके पास होते हैं। तो वेयर देयर इज़ राइट देयर इज़ रेमेडी, गलती है तो उसकी माफ़ी भी होती है। अब वो कैसे होएगी ये आपको सारी चीज़ें जो हैं इसमें बताएगा, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स की जो लॉ। अब ये आपका नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट टॉपिक है या नेक्स्ट सब्जेक्ट का पार्ट है। पहला सब्जेक्ट का पार्ट है आपका लीगल लैंग्वेज, और ये आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट का पार्ट है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, इंटरप्रिटेशन मतलब होता है टू डिस्कवर और टू कंस्ट्रक्ट, मतलब किसी चीज़ को निकालना, इंटरप्रेट करना मतलब या तो हम उसको डिस्कवर कर रहे हैं या हम उसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। जो बात बोली गई है या तो हम उसको डिस्कवर करते हैं, जैसे बोला गया है ये बुक टेबल पे रख दो। अब ये एक जो मैंने बोला गया है वही इसका अर्थ भी निकलता है। तो ये बात क्या हुई, ये सिंपल इंटरप्रिटेशन हुआ। कंस्ट्रक्ट करना क्या हुआ, ये बुक रख दो। अब ये बुक रख दो तो टेबल पे भी रख सकते हैं, अलमारी में भी रख सकते हैं, कबर्ड में भी रख सकते हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन हुआ, इसमें उसकी स्पिरिट को देखा जाता है, जो वर्ड्स कहे गए हैं उनकी स्पिरिट्स को देखा जाता है। तो डिस्कवर और कंस्ट्रक्ट दोनों मिलकर के या दोनों में से एक जो है इंटरप्रिटेशन में हेल्प करता है, और यही इंटरप्रिटेशन होता है। इट डज़ नॉट लुक बियॉन्ड, मतलब या तो वो डिस्कवर करेगा या कंस्ट्रक्ट करेगा या कंस्ट्रक्ट करते हुए डिस्कवर करेगा। इट डज़ नॉट लुक बियॉन्ड, इसके आगे वो नहीं देखता है। लॉ का अर्थ ये नहीं होता कि वो सही गलत निकाले। लॉ का अर्थ होता है जो लॉ लेजिस्लेटिव बॉडी ने जो लॉ बनाया है उसको किस तरह से उसको बोलना, उसको समझाना, सिर्फ इतना अर्थ होता है। उसमें सही है गलत है, ये लॉ का सही है गलत है, ये लॉ का कोई अर्थ इंटरप्रेट करने का उद्देश्य नहीं होता। इंटरप्रिटेशन का अर्थ ये होता है जो लेजिस्लेटिव बॉडी, जो लॉ मेकिंग बॉडी है, वो जो लॉ बना करके लेकर के आई है, उस लॉ को कैसे इंटरप्रेट करना है, उस लॉ को कैसे समझाना है, ये उसका उद्देश्य होता है। अब स्टैच्यूट क्या होता है, लॉ होता है। इंटरप्रिटेशन डिस्कवर या कंस्ट्रक्ट करना, और स्टैच्यूट लॉ। तो द टर्म स्टैच्यूट मीन्स विल, एक्ट या डिस्क्रिशन ऑफ लेजिस्लेचर। विल ऑफ लेजिस्लेचर है वो भी स्टैच्यूट हुई, एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर है वो भी स्टैच्यूट हुई, डिस्क्रिशन ऑफ लेजिस्लेचर है वो भी स्टैच्यूट हुई। ये इन टोटल सब्जेक्ट holds the meaning that to discover or to construct the will of legislature or the act of legislature or the discretion of legislature, and this is interpretation of statute। ये बहुत ही एक आपको बेसिक इंट्रोडक्टरी फेज़ में आपको बताया है, इसकी डिटेल जो है लेक्चर हम कर लेंगे। आई होप आपको समझ आया हो। कुछ भी क्वेरी हो तो आप लिख करके